आज के अखबारों में जो सबसे जरूरी बातें हैं वो सब लेकर आए हैं हम आपके अपने चैनल सुन लो यूपीएससी पर। अब चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या सरकारी वेबसाइट, हमने सब छान मारा है और लाए हैं सिर्फ वो बातें जो यूपीएससी एग्जाम के लिए वाकई काम आने वाली हैं। सो सिट बैक, रिलैक्स और सुनो वो एनालिसिस जो तुम्हारे मेंस और प्रीलिम्स दोनों में फर्क डाल देगा। ये है तुम्हारा डेली लर्निंग डोज, आसान जुबान में, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। आज तारीख है 10 दिसंबर 2025 यानी 10 दिसंबर 2025। चलिए आज के सबसे महत्वपूर्ण विषयों की गहराई में उतरते हैं। और आज का दिन वाकई में एक्शन पैक्ड रहा है। देश की सबसे बड़ी अदालत से लेकर संसद तक और भारत की इंडस्ट्रियल पॉलिसी से लेकर दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड्स तक हर जगह कुछ न कुछ बड़ा हुआ है। बिल्कुल, तो शुरुआत करते हैं उस खबर से जो आज हर जगह छाई हुई है। एक ऐसा मुद्दा जो हमारे लोकतंत्र की चुनावी प्रक्रिया की नींव से जुड़ा है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में हम बात करेंगे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे शॉर्ट में SIR 2025 कहा जा रहा है, उसके संकट पर। हाँ, और इसे सिर्फ एक संकट कहना शायद इसकी गंभीरता को कम आंकना होगा। ये एक तरह का संवैधानिक और प्रशासनिक तूफान है। आज इस पर दो बड़े मोर्चों पर एक साथ एक्शन हुआ। पहला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में और दूसरा देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी लोकसभा में। चलिए पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ चलते हैं। कोर्ट में आज क्या माहौल था? माहौल बहुत बहुत गर्म था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ECI को बहुत ही कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। अच्छा। हाँ, कोर्ट ने कहा कि अगर चुनावी सूचियों के वेरिफिकेशन के लिए घर घर जा रहे बूथ लेवल ऑफिसर्स, जिन्हें हम BLOs कहते हैं, उनको धमकियों से बचाने के लिए पुख्ता सुरक्षा नहीं दी गई तो देश में अराजकता फैल जाएगी। अराजकता! सुप्रीम कोर्ट जब एनार्की जैसा भारी शब्द का इस्तेमाल करे तो समझिए मामला कितना कितना गंभीर है। बिल्कुल, इसका मतलब तो ये हुआ कि कोर्ट देख रहा है कि अगर जमीनी स्तर पर काम कर रहे चुनाव अधिकारियों की ही सुरक्षा नहीं होगी तो पूरी चुनावी प्रक्रिया ही ढह सकती है। एकदम सही पकड़ा आपने। कोर्ट ने ECI को याद दिलाया कि ये BLOs कोई AC ऑफिस में बैठ के काम नहीं कर रहे हैं, वो फील्ड पर हैं, हर दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। और अगर उन्हें स्थानीय गुंडों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं या किसी भी तरह के प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, तो ये ECI और राज्य सरकारों की सीधी जिम्मेदारी है कि उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। कोर्ट का लहजा ये बता रहा था कि वो राज्यों के, खासकर विपक्ष शासित राज्यों के असहयोग से बेहद नाराज हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट में ये सब चल रहा था, ठीक उसी वक्त संसद में भी यही मुद्दा गरमाया हुआ था। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने इस पर क्या स्टैंड लिया? उन्होंने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। राहुल गांधी ने इस पूरी SIR प्रक्रिया को सबसे बड़ा एंटी नेशनल एक्ट यानी सबसे बड़ा राष्ट्र विरोधी कार्य कह दिया। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। बहुत बड़ा। उन्होंने सरकार और ECI पर मिली भगत का आरोप लगाते हुए कहा कि ये चुनावी शुचिता के नाम पर असल में वोट चोरी की एक बड़ी साजिश है। वोट चोरी और राष्ट्र विरोधी कार्य, ये तो सीधे सीधे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर ही सवाल उठा रहे हैं। सरकार की तरफ से इसका क्या जवाब आया? जाहिर है सरकार चुप तो नहीं बैठी होगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाला। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इस पूरी प्रक्रिया का जोरदार बचाव किया। उन्होंने क्या तर्क दिया? उन्होंने कहा कि ये अभ्यास इलेक्टोरल प्यूरिटी यानी चुनावी शुचिता के लिए दशकों से लंबित एक जरूरी कदम है। उनका तर्क था कि हमारी मतदाता सूचियों में लाखों गोस्ट वोटर्स हैं, यानी वो लोग जो मर चुके हैं या जो अपनी जगह से कहीं और शिफ्ट हो गए हैं या जिनके नाम एक से ज्यादा जगह पर हैं। इन लेगेसी एरर्स को यानी इन पुरानी गलतियों को साफ करना एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहली शर्त है। तो यहाँ दो बिल्कुल विपरीत नैरेटिव बन रहे हैं। विपक्ष कह रहा है ये वोट चोरी है और सरकार कह रही है ये चुनावी सफाई है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये एक क्लासिक केस स्टडी है। इस पूरे मुद्दे को एग्जाम के नजरिए से कैसे ब्रेक डाउन करें? ये टॉपिक यूपीएससी के लिए सोने की खान जैसा है। हर पेपर के लिए कुछ न कुछ है इसमें। सबसे पहले GS पेपर 2 पॉलिटी को देखिए। हाँ, इसमें इलेक्शन कमीशन की शक्तियां और कार्य, खासकर आर्टिकल 324 सीधे सीधे जुड़ा है। दूसरा, ये फेडरलिज्म यानी संघीय ढांचे से जुड़े मुद्दों को उजागर करता है। कैसे एक संवैधानिक संस्था ECI अपना काम करने के लिए राज्यों की मशीनरी पर निर्भर है और जब केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकारें हों तो टकराव कैसे होता है। सही। तीसरा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, जिसके तहत ये पूरी प्रक्रिया चलती है, उसके प्रोविजंस भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और प्रीलिम्स के लिए इसमें से क्या निकल सकता है?
प्रीलिम्स के लिए चुनावी सूचियों के रिवीजन से जुड़े टेक्निकल प्रोविजंस और आर्टिकल 326 जो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है, ये दोनों बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। इंटरव्यू में तो इस पर एक सीधा सवाल बन सकता है कि इलेक्टोरल प्योरिटी और डिसएनफ्रेंचाइजमेंट यानी मताधिकार से वंचित होने के जोखिम के बीच एक प्रशासक के तौर पर आप संतुलन कैसे बनाएंगे? बिल्कुल, ये एक क्लासिक एथिकल डिलेमा है। अब इस मुद्दे के तह तक जाने के लिए हमें इसका बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। सबसे पहले ये सवाल उठता है कि ईसीआई को ये सब करने की शक्ति आखिर मिलती कहाँ से है? हाँ, ये जानना जरूरी है। ईसीआई का कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट क्या है? मतलब संविधान क्या कहता है इस बारे में? ये शक्ति सीधे भारत के संविधान से आती है। हमारे संविधान निर्माताओं ने ईसीआई को एक बहुत मजबूत संस्था बनाया है। आर्टिकल 324, इसे आप ईसीआई का ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं। ब्रह्मास्त्र? हाँ, ये आर्टिकल कहता है कि देश में चुनावों का सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल यानी अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, जिसमें मतदाता सूची तैयार करना भी शामिल है, वो सब ईसीआई के हाथ में होगा। इसके साथ ही आर्टिकल 325 ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी नागरिक को धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर वोटर लिस्ट से बाहर नहीं किया जा सकता। अच्छा। ये दोनों आर्टिकल्स मिलकर ईसीआई को एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का पवित्र जनादेश देते हैं। ठीक है, ये तो हुआ संवैधानिक आधार। अब इस एसआईआर 2025 के टेक्निकलिटीज पर आते हैं। ये है क्या और ये हर साल होने वाले रूटीन रिवीजन से अलग कैसे है? ये एक बहुत बहुत ज़रूरी सवाल है। देखिए, ईसीआई हर साल एक समरी रिवीजन करता है। ये एक रूटीन प्रक्रिया है जिसमें मुख्य रूप से नए वोटर्स, मतलब जो 18 साल के हो गए हैं, उनको जोड़ा जाता है और मृत या शिफ्ट हो चुके लोगों के नाम हटाए जाते हैं। लेकिन एसआईआर 2025 एक डी नोवो एक्सरसाइज है। डी नोवो एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है नए सिरे से या फ्रॉम द बिगिनिंग। मतलब ये एक तरह की चुनावी जनगणना है जहां हर वोटर को फिर से वेरीफाई किया जा रहा है? आप इसे बिल्कुल सही समझ रही हैं। ये बहुत ज्यादा गहन और व्यापक प्रक्रिया है। इसमें हर एक वोटर का घर घर जाकर डोर टू डोर सत्यापन किया जा रहा है। पिछली बार ऐसा गहन अभ्यास 2002-2003 में हुआ था। अच्छा, 2002-2003 में? हाँ, यानी लगभग 22 साल हो गए। ईसीआई का तर्क है कि इन 2 दशकों में इतनी लेगेसी एरर्स यानी विरासत की त्रुटियां जमा हो गई हैं कि अब एक बड़ी सफाई के बिना काम नहीं चलेगा। तो अगर इसका मकसद इतना साफ है, तो फिर इस पर इतना राजनीतिक तूफान क्यों खड़ा हो गया है? समस्या की जड़ कहाँ है? मतलब प्रॉब्लम क्या है? समस्या की जड़ इसके इम्प्लीमेंटेशन यानी कार्यान्वयन में है, और यहीं पर भारत के प्रशासनिक ढांचे की एक बड़ी चुनौती सामने आती है। ईसीआई के पास अपना खुद का कोई जमीनी स्टाफ नहीं है। वो इस काम के लिए पूरी तरह से राज्य सरकार के कर्मचारियों पर निर्भर है। जैसे सरकारी स्कूल के शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पटवारी आदि, जिन्हें कुछ समय के लिए बीएलओ बना दिया जाता है। और यहीं से टकराव शुरू होता है। बिल्कुल। अब हो ये रहा है कि पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु जैसे विपक्ष शासित राज्यों में इन बीएलओज को स्थानीय स्तर पर भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। कहीं कहीं तो उन्हें धमकियां भी मिल रही हैं। राज्य सरकारें भी ईसीआई को पूरा सहयोग नहीं दे रही हैं। मतलब ईसीआई और राज्य सरकार के बीच में बीएलओस पिस रहे हैं। एकदम। तो एक तरफ संवैधानिक निकाय है जो अपना काम करना चाहता है, दूसरी तरफ राजनीतिक कार्यपालिका है जो इसमें अड़चन डाल रही है, और इन दोनों के बीच में पिस रही है प्रशासनिक मशीनरी, बीएलओस। अब कुछ की कॉन्सेप्ट्स को और गहराई से समझते हैं जो इस टॉपिक में बार बार आ रहे हैं। सबसे पहले तो यही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या एसआईआर, इसकी प्रक्रिया क्या है? एक बीएलओ असल में करता क्या है? एसआईआर की प्रक्रिया काफी जटिल है। बीएलओ अपने क्षेत्र के हर घर का दौरा करता है। वो परिवार के मुखिया से मिलकर मतदाता सूची में दर्ज नामों का एक एक करके सत्यापन करता है। अगर कोई व्यक्ति वहां नहीं रहता या उसकी मृत्यु हो गई है तो उसे चिन्हित किया जाता है। लेकिन इस बार जो सबसे विवादास्पद हिस्सा है वो है नए दस्तावेजों की मांग और लेगेसी लिंकेज। ये लेगेसी लिंकेज क्या बला है? ये शब्द बार बार सुनने में आ रहा है और इसी पर सबसे ज्यादा विवाद है। लेगेसी लिंकेज इस एसआईआर 2025 की सबसे विवादास्पद और मुश्किल शर्त है। इसके तहत कुछ मामलों में मतदाताओं से ये साबित करने के लिए कहा जा रहा है कि वे या उनके पूर्वज 2002 की मतदाता सूची में थे। 2002 की? हाँ, इसका मकसद है उनकी ऑर्डिनरी रेजिडेंस यानी सामान्य निवास की स्थिति को पुख्ता तौर पर साबित करना।
लेकिन ये तो बहुत ही मुश्किल शर्त है, खासकर उन लोगों के लिए जो गरीब है, प्रवासी मजदूर हैं या घुमंतू समुदाय से आते हैं। 22 साल पुराने दस्तावेज कौन संभाल कर रखता है? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और यहीं से विपक्ष के टारगेटेड डिसइनफ्रेंचाइजमेंट यानी लक्षित तरीके से मताधिकार से वंचित करने के आरोप को बल मिलता है। उनका कहना है कि इस लेगेसी लिंकेज की शर्त की आड़ में अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों और प्रवासी मजदूरों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि ये वो वर्ग हैं जिनके लिए ऐसे पुराने दस्तावेज दिखाना लगभग असंभव है। प्रीलिम्स के नजरिए से देखें तो ईसीआई को ये विशेष संशोधन करने की शक्ति किस कानून से मिलती है? संविधान तो ब्रॉड पावर देता है, पर स्पेसिफिक लॉ कौन सा है? स्पेसिफिक लॉ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950। इसका सेक्शन 21 ईसीआई को यह शक्ति देता है कि वो किसी भी समय किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची का विशेष संशोधन कर सकता है। अच्छा। और एक और जरूरी फैक्ट है क्वालिफाइंग डेट का। आमतौर पर मतदाता सूची का संशोधन अगले साल की जनवरी 1 को क्वालिफाइंग डेट मानकर किया जाता है, यानी उस तारीख को 18 साल पूरे करने वाले युवा वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। क्या इस तरह के मामलों में अदालतों का पहले कोई हस्तक्षेप रहा है? कोई लैंडमार्क केस है इस पर? हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है जो इस पूरे मामले पर रोशनी डालता है। लाल बाबू हुसैन वर्सेस इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर 1995 का केस। जी, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किया था। कोर्ट ने कहा था कि नागरिकता साबित करने का बोझ उस अथॉरिटी पर है जो किसी व्यक्ति की नागरिकता पर सवाल उठा रही है, ना कि हर वोटर पर यह बोझ डाला जा सकता है। एसआईआर 2025 के आलोचकों का कहना है कि लेगेसी लिंकेज की शर्त इस फैसले की भावना के खिलाफ है, क्योंकि ये हर वोटर पर अपनी पात्रता साबित करने का एक अनुचित बोझ डाल रही है और ईसीआई को एक तरह से नागरिकता तय करने वाली एजेंसी बना रही है। ये तो बहुत ही गहरा कानूनी पेच है। अब इसका मेंस के लिए एक 360 डिग्री एनालिसिस करते हैं। राजनीतिक, प्रशासनिक और कानूनी तीनों आयामों को जोड़ते हैं। राजनीतिक आयाम तो साफ है। हाँ, राजनीतिक आयाम में मुख्य बात यही है कि विपक्ष इसे एनआरसी की प्रक्रिया के ट्रायल रन के तौर पर देख रहा है। उनका डर है कि ये एक तरह का एनआरसी बाय स्टेल्थ है, जहां असम की तरह ही नागरिकता साबित करने का बोझ आम आदमी पर डाला जा रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर लोग अपने ही देश में मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। और प्रशासनिक आयाम, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ज्यादा चिंता जताई है। प्रशासनिक आयाम हमारे फेडरल स्ट्रक्चर की एक दुखती रग है। सोचिए, ईसीआई एक शक्तिशाली संवैधानिक संस्था है, लेकिन जमीन पर उसके हाथ पैर नहीं है। उसे राज्य सरकारों पर निर्भर रहना पड़ता है। सही बात है। जब ईसीआई और राज्य सरकार के बीच राजनीतिक टकराव होता है, तो सबसे पहले बलि का बकरा बनते हैं वो शिक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जिन्हें बीएलओ बनाया गया है। उन्हें एक तरफ ईसीआई के निर्देशों का पालन करना है, दूसरी तरफ स्थानीय राजनीतिक दबाव और जनता के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। यह हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरलिज्म के लिए एक गंभीर संकट है। और इसका कानूनी आयाम, सबसे बड़ा सवाल, क्या ईसीआई नागरिकता की जांच कर सकता है? ये $1 मिलियन का सवाल है। कानूनी तौर पर नागरिकता का निर्धारण करना केंद्र सरकार का काम है, जो सिटीजनशिप एक्ट 1957 के तहत होता है, या फिर फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स का। ईसीआई का मुख्य काम ये सुनिश्चित करना है कि जो नागरिक हैं और 18 साल से ऊपर हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में हो। लेकिन योग्यता की जांच के नाम पर क्या ईसीआई एक इंक्विजिटोरियल इंक्वायरी यानी एक तरह की जांच पड़ताल कर सकता है कि कोई व्यक्ति नागरिक है भी या नहीं? ये ईसीआई द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का एक संभावित अतिक्रमण हो सकता है, और इसी कानूनी बिंदु पर भविष्य में सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बहस हो सकती है। तो इस पूरी विस्फोटक स्थिति के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? शॉर्ट टर्म यानी तात्कालिक प्रभाव ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के दबाव में केंद्र सरकार बीएलओज की सुरक्षा के लिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज की तैनाती कर दें। अगर ऐसा होता है तो यह केंद्र राज्य संबंधों में तनाव को और बढ़ाएगा। और लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म यानी दीर्घकालिक प्रभाव और भी ज्यादा गंभीर है। अगर जनता के मन में यह धारणा घर कर गई कि ईसीआई जैसी निष्पक्ष मानी जाने वाली संस्था अब सरकार के इशारे पर काम कर रही है, तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी नींव यानी जनता का चुनावी प्रक्रिया में विश्वास वो दरक सकता है, और ये किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो इस जटिल समस्या का समाधान क्या है? What is the way forward? वे फॉरवर्ड के लिए 3 कदम उठाने बहुत जरूरी हैं। पहला, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता।
ईसीआई को अपनी वेबसाइट पर उन सभी लोगों की लिस्ट सुओ मोटो यानी खुद से प्रकाशित करनी चाहिए जिनके नाम हटाए गए हैं, और साथ में नाम हटाने का स्पष्ट कारण भी बताना चाहिए। उन्हें अपील करने के लिए एक मजबूत, आसान और समयबद्ध प्रक्रिया देनी होगी। दूसरा, सेफ्टी यानी सुरक्षा। आर्टिकल 324(6) के तहत राज्य सरकारों की ये संवैधानिक बाध्यता है कि वे ईसीआई को चुनाव कार्य के लिए आवश्यक कर्मचारी और उनकी सुरक्षा मुहैया कराएं। इसे लेकर कोई समझौता नहीं हो सकता। और तीसरा, कंसेंसस यानी आम सहमति। इतने बड़े अभ्यास को शुरू करने से पहले ईसीआई को सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठकर एक आम सहमति बनानी चाहिए थी, जो शायद नहीं हुआ। बहुत ही विस्तृत विश्लेषण। SIR 2025 का ये मुद्दा आने वाले दिनों में और भी तूल पकड़ेगा। अब पॉलिटी और गवर्नेंस के दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। आज संसद में कुछ महत्वपूर्ण बिल भी पास हुए हैं। हाँ, आज लोकसभा में 2 बहुत महत्वपूर्ण बिल पास हुए जो भारत की औद्योगिक और ऊर्जा नीति की दिशा बदल सकते हैं। पहला है द बॉयलर्स बिल 2024, जो 101 साल पुराने 1923 के एक्ट की जगह लेगा। और दूसरा है द ऑयल फील्ड्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2024, जो 1948 के एक्ट में संशोधन करेगा। 101 साल पुराना कानून, द बॉयलर्स एक्ट ऑफ 1923। लगता है ये कानून भाप के इंजन के जमाने का है। इसे बदलने की इतनी क्या जरूरत पड़ गई? आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। ये कानून तब का है जब भारत में औद्योगिक क्रांति बस शुरू ही हो रही थी। आज की टेक्नोलॉजी जैसे सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स और आज के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये कानून पूरी तरह अप्रासंगिक हो गया था। इसके कई प्रावधान इतने सख्त और पुराने थे कि ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक बड़ी बाधा बन गए थे। इस नए बॉयलर्स बिल 2024 के मुख्य प्रावधान क्या हैं? इसे हम कैसे समझें? इसके 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण है डीक्रिमिनलाइजेशन यानी अपराध से मुक्ति। इस बिल ने 7 में से 3 अपराधों को डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। अच्छा जी, इसका मतलब है कि छोटे-मोटे उल्लंघनों जैसे कागजी कार्रवाई में देरी के लिए अब सीधे आपराधिक मुकदमा और जेल नहीं होगी, बल्कि वित्तीय दंड लगाया जाएगा। ये उद्यमियों को इंस्पेक्टर राज के डर से मुक्ति दिलाएगा। ये तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। दूसरा स्तंभ क्या है? दूसरा है सेफ्टी स्टैंडर्ड्स यानी सुरक्षा मानक। बिल ने सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया है। इसमें यह अनिवार्य किया गया है कि बॉयलरों की मरम्मत और रखरखाव जैसे संवेदनशील काम केवल योग्य और प्रमाणित व्यक्ति ही कर सकते हैं। ये उन मजदूरों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है जो इन हाई प्रेशर बॉयलरों के अंदर और आसपास काम करते हैं। तीसरा है स्ट्रक्चरल चेंजेस यानी संरचनात्मक परिवर्तन। पुराने एक्ट में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और सेंट्रल बॉयलर्स बोर्ड की शक्तियों को लेकर बहुत कंफ्यूजन था। इस नए बिल में तीनों की शक्तियों और जिम्मेदारियों को शीशे की तरह साफ कर दिया गया है ताकि कोई किसी पर जिम्मेदारी ना टाल सके। और चौथा है मॉडर्नाइजेशन, जिसमें 1923 एक्ट के कई पुराने और अप्रासंगिक प्रावधानों जैसे बॉयलर के फीड पाइप के डिजाइन से जुड़े नियमों को हटा दिया गया है और इसे मॉडर्न कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन किया गया है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे बिल पर, द ऑयल फील्ड्स अमेंडमेंट बिल 2024। ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण है? ये भारत बिल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसका सबसे बड़ा प्रावधान है एक्सपैंडेड डेफिनेशंस यानी परिभाषाओं का विस्तार। अब तक खनिज तेल या मिनरल ऑयल्स की परिभाषा में सिर्फ पारंपरिक कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस ही आते थे। ओके। अब इस परिभाषा में कोल बेड मीथेन, शेल गैस, शेल ऑयल और गैस हाइड्रेट्स जैसे अनकन्वेंशनल सोर्सेज को भी शामिल कर लिया गया है। ये अनकन्वेंशनल सोर्सेज क्या हैं? जरा आसान भाषा में समझाइए। जरूर, इन्हें आप छुपे हुए खजाने समझ सकते हैं। कोल बेड मीथेन कोयले की परतों के बीच फंसी हुई प्राकृतिक गैस है। शेल गैस और शेल ऑयल जमीन के नीचे मौजूद चट्टानों की परतों, शेल फॉर्मेशंस में फंसी हुई गैस और तेल हैं, जिन्हें निकालने के लिए फ्रैकिंग जैसी खास टेक्नोलॉजी लगती है। और गैस हाइड्रेट्स? और गैस हाइड्रेट्स तो और भी दिलचस्प हैं। ये समुद्र तल के नीचे बर्फ जैसे क्रिस्टल होते हैं, जिनके अंदर मीथेन गैस फंसी होती है। ये सब ऊर्जा के बहुत बड़े स्रोत हैं, जिनका भारत में अभी तक पूरी तरह से एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ है। तो ये बिल इन नए स्रोतों की खोज का रास्ता खोलेगा। इसके और क्या प्रावधान है? इसमें भी डिक्रिमिनलाइजेशन का प्रावधान है, जैसा बॉयलर्स बिल में है। एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि माइनिंग लीज शब्द को पेट्रोलियम लीज से बदल दिया गया है,
ताकि तेल और गैस की खोज के लिए एक ज्यादा स्पेशलाइज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जा सके। और सरकार ने संसद में ये भी स्पष्ट किया है कि इस बिल से राज्यों के पट्टे देने और रॉयल्टी प्राप्त करने के अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जो केंद्र राज्य संबंधों के लिहाज से एक जरूरी आश्वासन है। इन दोनों बिलों का मेंस के लिए क्या विश्लेषण हो सकता है? इन्हें हम बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नजरिए से कैसे देखें? मेंस के लिए इन दोनों बिलों को भारत के बड़े आर्थिक सुधारों की नैरेटिव का हिस्सा समझना होगा। इन्हें जन विश्वास एक्ट 2023 की फिलॉसफी के साथ जोड़कर देखना चाहिए। जन विश्वास एक्ट? हाँ, जन विश्वास एक्ट का मूल विचार भी यही था, छोटे मोटे अपराधों को डिक्रिमिनलाइज करना और एक दंडात्मक प्यूनिटिव नियामक वातावरण से हटकर एक अनुपालन आधारित कंप्लायंस बेस्ड वातावरण की ओर बढ़ना। ये दोनों बिल उसी दर्शन को इंडस्ट्रियल और एनर्जी सेक्टर में आगे बढ़ा रहे हैं। और इसका एमएसएमईज और एफडीआई पर क्या असर होगा? बॉयलर बिल से उन लाखों एमएसईज को बहुत फायदा होगा जो अपनी फैक्ट्री में बॉयलर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अब उन्हें छोटे उल्लंघनों के लिए आपराधिक कार्रवाई का डर नहीं रहेगा। वहीं ऑयल फील्ड्स बिल भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करेगा। कैसे? जब नियम सरल, आधुनिक और स्पष्ट होंगे तो विदेशी कंपनियां शेल गैस और गैस हाइड्रेट्स जैसे मुश्किल क्षेत्रों में अपनी टेक्नोलॉजी और पैसा लगाने के लिए प्रोत्साहित होंगी। इससे भारत की कच्चे तेल पर आयात निर्भरता, जो अभी 85% 85% से भी ज्यादा है, को कम करने में भी मदद मिलेगी। ये वाकई में बड़े सुधार हैं। चलिए अब पॉलिटी और गवर्नेंस के भारी भरकम माहौल से निकलते हैं और संस्कृति के क्षेत्र की एक बहुत ही अच्छी और गर्व करने वाली खबर पर आते हैं। हाँ, ये एक ऐसी खबर है जो हर भारतीय के चेहरे पर मुस्कान ला देगी। दीपावली, हमारे प्रकाश के त्योहार को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सूची में शामिल कर लिया गया है। ये तो सच में एक ऐतिहासिक और गौरव का क्षण है। ये घोषणा कहाँ और कब हुई? ये घोषणा आज ही नई दिल्ली के लाल किले में हुई। यूनेस्को की इंटर गवर्नमेंटल कमिटी फॉर द सेफगार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज (ICH) की 20वीं बैठक चल रही है और उसी में दीपावली को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल करने का फैसला सर्वसम्मति से लिया गया। और ये बैठक भारत में नई दिल्ली के लाल किले में हो रही है। इसका भी कोई खास महत्व है? बहुत खास महत्व है। ये पहली बार है जब भारत इस प्रतिष्ठित ICH समिति की बैठक की मेजबानी कर रहा है, जो 8 से 13 दिसंबर तक चलेगी। लाल किले की प्राचीर से ऐसी घोषणा होना ये भारत की बढ़ती हुई सॉफ्ट पावर और दुनिया में उसकी सांस्कृतिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। यूपीएससी के लिए ये टॉपिक GS पेपर 1, इंडियन कल्चर और प्रीलिम्स दोनों के लिए बहुत जरूरी है। थोड़ा इसके बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताइए। ये यूनेस्को कन्वेंशन कब शुरू हुआ? ये सब 2003 के यूनेस्को कन्वेंशन के तहत होता है। इस कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य है दुनिया भर की उन सांस्कृतिक विरासतों को बचाना और बढ़ावा देना जिन्हें हम छू नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं, जैसे मौखिक परंपराएं, प्रदर्शन कलाएं, सामाजिक प्रथाएं, अनुष्ठान और त्योहार। और भारत में इसकी नोडल एजेंसी कौन है? मतलब ये प्रस्ताव कौन तैयार करता है और यूनेस्को को भेजता है? भारत में इसकी नोडल एजेंसी संगीत नाटक अकेडमी है, जो संस्कृति मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक स्वायत्त संस्था है। यही अकेडमी भारत की तरफ से नामांकन के लिए पूरा डोजियर तैयार करती है, जिसमें उस विरासत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को डिटेल में बताया जाता है। अब कुछ की कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज यानी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत होती क्या है? ये ताजमहल जैसी टेंजिबल विरासत से कैसे अलग है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। टेंजिबल हेरिटेज वो है जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कोई किला, मंदिर या मूर्ति। लेकिन इनटेंजिबल हेरिटेज वो जीवित विरासत है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। ये कोई इमारत नहीं, बल्कि वो ज्ञान, कौशल, परंपराएं और भाव हैं जो समुदायों को अपनी पहचान का एहसास कराते हैं। जैसे हमारे लोकगीत, त्योहार मनाने का तरीका, खाना बनाने की पारंपरिक विधियां या कोई पारंपरिक शिल्प। दीपावली सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं है, ये उससे जुड़ी कहानियां, मान्यताएं, रंगोली, दिए, मिठाइयां और वो पूरा सामाजिक ताना बाना है जो इसे अमूर्त विरासत बनाता है। और ये रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट क्या है जिसमें दिवाली को शामिल किया गया है? यह यूनेस्को की सबसे प्रमुख सूची है। इसका उद्देश्य दुनिया भर की विभिन्न अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों को बेहतर विजिबिलिटी यानी दृश्यता प्रदान करना
और उनके महत्व के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। इस सूची में शामिल होने का मतलब है कि उस विरासत को पूरी मानवता की साझी धरोहर के रूप में वैश्विक मान्यता मिल गई है। दीपावली के शामिल होने के बाद अब भारत के कितने तत्व इस सूची में हैं? प्रीलिम्स के लिए ये संख्या और कुछ नाम बहुत जरूरी हैं। दीपावली के साथ अब भारत के 16 यानी 16 तत्व इस सूची में शामिल हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 16? जी, 16। हमें कुछ पिछली महत्वपूर्ण प्रविष्टियों को जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी अक्सर इन्हें मैच द फॉलोइंग में पूछता है। जैसे 2023 में गुजरात का गरबा, 2021 में कोलकाता की दुर्गा पूजा, 2017 में कुंभ मेला और 2016 में योग। ये तो हाल के कुछ बड़े नाम हुए। पूरी 16 के लिस्ट पर एक नजर डाल लेते हैं ताकि एस्पिरेंट्स का रिवीजन हो जाए। जरूर। इन 4 के अलावा है नौरोज 2016 जो पारसी नववर्ष है, पंजाब के जंडियाला गुरु के ठठेरों द्वारा पीतल और तांबे के बर्तन बनाने की पारंपरिक कला 2014, मणिपुर का संकीर्तन जो एक अनुष्ठानिक गायन और नृत्य है 2013, लद्दाख का बौद्ध जाप 2012, राजस्थान का कालबेलिया लोकगीत और नृत्य 2010। कालबेलिया, हाँ। केरल का मुदिये 2 एक अनुष्ठानिक रंगमंच 2010, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा का छऊ नृत्य 2010, उत्तराखंड का रम्माण एक धार्मिक त्योहार और अनुष्ठानिक रंगमंच 2009, केरल का कुटियाट्टम जो एक संस्कृत रंगमंच है 2008, वैदिक जाप की परंपरा 2008 और रामलीला 2008। इस वैश्विक मान्यता के इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? क्या इससे कुछ ठोस फायदा भी होगा? इसके 2 बड़े और ठोस फायदे होंगे। पहला, कल्चरल डिप्लोमेसी यानी सांस्कृतिक कूटनीति। ये वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है, कि भारतीय दर्शन को और मजबूत करता है। ये दुनिया को दिखाता है कि भारत के त्योहार सिर्फ भारत के नहीं बल्कि पूरी मानवता की साझा विरासत है। दूसरा, टूरिज्म एंड इकोनॉमी। जब किसी चीज को यूनेस्को की मान्यता मिलती है तो उससे जुड़ा सांस्कृतिक पर्यटन बढ़ता है। इससे त्योहार से जुड़े लाखों कारीगरों, जैसे दिए बनाने वाले कुम्हार, मूर्तियां बनाने वाले कलाकार और मिठाइयां बनाने वाले हलवाई, इन सब की आजीविका को भी आर्थिक बढ़ावा मिलेगा। ये वाकई एक गौरव का क्षण है। अब संस्कृति से आगे बढ़कर सामाजिक न्याय और अधिकारों की बात करते हैं। आज मानवाधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे भी है। हाँ, आज 10 दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे है और इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अधिकारों की एक नई और आज के जमाने के हिसाब से जरूरी परिभाषा पर जोर दिया है। उन्होंने क्या कहा? उनके भाषण की मुख्य बातें क्या थीं? आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC का कार्यक्रम था। वहां राष्ट्रपति ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और नई बात कही। उन्होंने गिग वर्कर्स के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। गिग वर्कर्स के मानसिक स्वास्थ्य? जी, उन्होंने कहा कि सिर्फ शारीरिक सुरक्षा ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी एक मानवाधिकार है। इसके अलावा उन्होंने पारंपरिक अधिकारों से आगे बढ़कर आज के डिजिटल युग के नए खतरों जैसे जलवायु परिवर्तन और साइबर अपराधों को भी मानवाधिकारों के लिए उभरते खतरों के रूप में पहचाना। गिग वर्कर्स के मानसिक स्वास्थ्य को मानवाधिकार से जोड़ना ये एक बहुत ही प्रगतिशील सोच है। बिल्कुल, ये यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस में ये वल्नरेबल सेक्शंस के मुद्दे से जुड़ता है। जीएस पेपर 3 इकोनॉमी में गिग इकोनॉमी से और जीएस पेपर 4 एथिक्स में मानवीय गरिमा और कॉर्पोरेट एथिक्स से। इस टॉपिक के बैकग्राउंड पर भी नजर डाल लेते हैं। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDHR को अपनाया था। यह एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जो दुनिया भर के सभी मनुष्यों के बुनियादी अधिकारों की घोषणा करता है। और इस साल की थीम? इस साल 2025 की थीम है ह्यूमन राइट्स आर एवरीडे एसेंशियल्स, यानी मानवाधिकार हमारी रोजमर्रा की जरूरतें हैं। और NHRC के बारे में भी बता दीजिए, ये कैसी संस्था है? NHRC यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, संवैधानिक नहीं। इसका मतलब है कि इसकी स्थापना संसद के एक कानून प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के तहत की गई थी। ये देश में मानवाधिकारों के प्रहरी यानी वॉचडॉग के रूप में काम करता है। अब राष्ट्रपति के भाषण में उठाए गए की कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। ये गिग इकोनॉमी क्या है और इसमें वर्कर्स को पार्टनर क्यों कहा जाता है? गिग इकोनॉमी एक ऐसा लेबर मार्केट है जिसमें स्थायी फुल टाइम नौकरियों के बजाय शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स या फ्रीलांस काम का चलन होता है। जैसे
उबर के ड्राइवर, जोमेटो, स्विगी के डिलीवरी पार्टनर्स। इन कंपनियों में काम करने वालों को कर्मचारी यानी एम्प्लॉय नहीं, बल्कि पार्टनर यानी पार्टनर कहा जाता है। और इसी एक शब्द के खेल में सारा फर्क आ जाता है ना? बिल्कुल, ये एक शब्द का खेल बहुत बड़ा है। जब आप किसी को कर्मचारी नहीं मानते तो आप उसे वो सारे कानूनी लाभ देने से बच जाते हैं जो एक कर्मचारी को मिलते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड, स्वास्थ्य बीमा, न्यूनतम वेतन, काम के निश्चित घंटे और दूसरी सामाजिक सुरक्षा। गिग वर्कर्स को अक्सर एल्गोरिदम के दबाव में बहुत लंबे समय तक बिना किसी सुरक्षा के काम करना पड़ता है। उनके ऊपर स्टैंडिंग रेटिंग का दबाव होता है। इसी का उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है और राष्ट्रपति ने इसी छिपी हुई समस्या को उठाया है। और दूसरा कॉन्सेप्ट था क्लाइमेट जस्टिस, यानी जलवायु न्याय। क्लाइमेट जस्टिस का मतलब है कि जलवायु परिवर्तन का असर सब पर एक जैसा नहीं पड़ता। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ता है जो सबसे गरीब और कमजोर हैं, जैसे किसान, मछुआरे और तटीय इलाकों में रहने वाले लोग। जबकि वो इसके लिए सबसे कम जिम्मेदार हैं। एकदम। जबकि जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार अमीर और विकसित देश हैं। इसलिए यह एक मानवाधिकार का मुद्दा बन जाता है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सबसे कमजोर लोगों की रक्षा की जाए और जिम्मेदारी का बंटवारा न्यायपूर्ण तरीके से हो। मेंस के लिए इस भाषण का क्या विश्लेषण हो सकता है? मेंस के लिए राष्ट्रपति के भाषण को अधिकारों की परिभाषा में एक पैराडाइम शिफ्ट के रूप में देखा जाना चाहिए। ये पारंपरिक नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से आगे बढ़कर 21वीं सदी के नए सामाजिक आर्थिक अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने का एक स्पष्ट संकेत है। जब देश का राष्ट्राध्यक्ष इस मुद्दे को उठाता है तो ये पॉलिसी मेकर्स के लिए एक बहुत बड़ा संदेश होता है। और जलवायु परिवर्तन को मानवाधिकार से जोड़ने की बात को हम किसी और हालिया डेवलपमेंट से जोड़ सकते हैं? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति के इस बयान को सुप्रीम कोर्ट के हालिया हैनके रंजीत सिंह केस के फैसले से जोड़कर देखना चाहिए। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की व्याख्या करते हुए ये कहा है कि जीवन के अधिकार में जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने का अधिकार भी शामिल है। अच्छा। तो अब आप देखिए, देश की कार्यपालिका राष्ट्रपति और न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट दोनों इस मुद्दे पर एक ही दिशा में सोच रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। एनएचआरसी के प्रदर्शन पर भी कोई डेटा है? हाँ, कार्यक्रम में बताया गया कि अपनी स्थापना से लेकर अब तक एनएचआरसी ने 23.8 लाख 23.8 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं और पीड़ितों को 264 करोड़ 264 करोड़ रुपए की मौद्रिक राहत देने की सिफारिश की है। इसी से जुड़ा एक संपादकीय विश्लेषण भी है आज, केयर एज डिसेबिलिटी जस्टिस। ये क्या कहता है? ये संपादकीय मानसिक स्वास्थ्य को देखने के हमारे नजरिए को पूरी तरह से बदलने की बात करता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहला, वैश्विक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में 70 से 90% 70 to 90% का ट्रीटमेंट गैप है। मतलब जिन्हें जरूरत है उनमें से ज्यादातर लोगों तक मदद पहुंच ही नहीं रही है। दूसरा, एनसीआरबी के डेटा के अनुसार भारत में 1/3 आत्महत्याएं पारिवारिक समस्याओं के कारण होती हैं। तो इसका मूल तर्क क्या है? ये किस बदलाव की वकालत कर रहा है? इसका मूल तर्क है कि हमें बायोमेडिकल मॉडल से सामाजिक पारिस्थितिक मॉडल की ओर बढ़ने की जरूरत है। बायोमेडिकल मॉडल मानता है कि समस्या व्यक्ति के दिमागी केमिकल लोचे में है और उसे दवा या थेरेपी से ठीक करना है। ओके। बल्कि उसके वातावरण में भी है, जैसे गरीबी, भेदभाव, घरेलू हिंसा, बेरोजगारी। इसलिए सिर्फ व्यक्ति का इलाज करने के बजाय हमें उन सामाजिक आर्थिक समस्याओं को भी दूर करना होगा जो मानसिक तनाव का मूल कारण है। केयर का मतलब सिर्फ दवाई देना नहीं, बल्कि एक न्यायपूर्ण समाज बनाना है। बहुत ही गहरा और प्रगतिशील विचार है। चलिए अब अर्थव्यवस्था के सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, जहां आज एक बहुत बड़ी बल्कि ऐतिहासिक घोषणा हुई है। बहुत बड़ी। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत के एआई और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में अब तक के सबसे बड़े निवेश की घोषणा की है। कितना बड़ा है ये निवेश? नंबर्स क्या हैं? माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने 2026 से 2026 to 2029 की 4 साल की अवधि के लिए $17.5 बिलियन यानी लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपए 1.4 लाख करोड़ रुपीस के निवेश की घोषणा की है। 1.4 लाख करोड़ रुपए। जी, ये एशिया में माइक्रोसॉफ्ट का अब तक का सबसे बड़ा निवेश है और भारत के इतिहास में सबसे बड़े एफडीआई में से एक। ये तो कई छोटे देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। ये पैसा आखिर लगाया कहाँ जाएगा? इस निवेश के 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी बुनियादी ढांचा। माइक्रोसॉफ्ट भारत में अपने क्लाउड रीजन्स का जबरदस्त विस्तार करेगा और हैदराबाद में एक नया हाइपरस्केल डेटा सेंटर स्थापित करेगा। ये हाइपरस्केल डेटा सेंटर क्या होते हैं?
ये नॉर्मल डेटा सेंटर से कैसे अलग हैं? हाइपरस्केल डेटा सेंटर को आप डेटा सेंटर्स का बाहुबली समझ सकते हैं। ये बहुत बड़े और शक्तिशाली डेटा सेंटर होते हैं जिन्हें लाखों सर्वर रखने और भारी मात्रा में डेटा को प्रोसेस और स्टोर करने के लिए डिजाइन किया गया है। एआई और मशीन लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए ऐसी ही जबरदस्त कंप्यूटिंग पावर की जरूरत होती है। ठीक है, दूसरा स्तंभ क्या है? दूसरा स्तंभ है स्किलिंग यानी कौशल विकास, और ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माइक्रोसॉफ्ट ने 2030 तक 20 मिलियन यानी 2 करोड़ भारतीयों को एआई स्किल्स में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। यह भारत को दुनिया का एआई टैलेंट हब बनाने में मदद करेगा। और तीसरा स्तंभ जो मुझे सबसे दिलचस्प लग रहा है वो है सॉवरेनिटी। इसका क्या मतलब है? सॉवरेनिटी का मतलब है संप्रभुता। माइक्रोसॉफ्ट भारत में सॉवरेन क्लाउड ऑफरिंग्स लॉन्च करेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत का सबसे संवेदनशील डेटा, जैसे सरकारी डेटा, रक्षा से जुड़ा डेटा या बड़ी कंपनियों का क्रिटिकल डेटा, उसे पूरी तरह से भारत की सीमाओं के भीतर ही प्रोसेस और स्टोर किया जाएगा। वो डेटा भारत से बाहर किसी भी सर्वर पर नहीं जाएगा। तो ये एक तरह का डिजिटल लॉकर है जिसकी चाबी सिर्फ भारत के पास होगी। बिल्कुल, ये एक डिजिटल तिजोरी की तरह है। ये कदम भारत सरकार के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के साथ पूरी तरह से मेल खाता है, जो डेटा लोकलाइजेशन यानी डेटा लोकलाइजेशन पर जोर देता है। माइक्रोसॉफ्ट एक तरह से कह रहा है कि हम आपकी डेटा सॉवरेनिटी का पूरा सम्मान करते हैं। इस निवेश का आम आदमी और सरकारी सेवाओं पर क्या असर होगा? इसका सीधा असर होगा। माइक्रोसॉफ्ट अपनी एआई तकनीक को ई-श्रम पोर्टल, जो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए है, और नेशनल करियर सर्विस एनसीएस, जो नौकरी खोजने वालों के लिए है, जैसे सरकारी प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटीग्रेट करेगा। अच्छा। इससे असंगठित मजदूरों को बेहतर और लक्षित सामाजिक सुरक्षा योजनाएं मिल सकेंगी, और नौकरी खोजने वालों को उनकी स्किल के हिसाब से एआई पावर्ड जॉब मैचिंग में मदद मिलेगी। अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक और अच्छी खबर है जो आम आदमी से सीधी जुड़ी है, आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान के बारे में। हाँ, ये एक बहुत ही अनोखी और सफल पहल है। वित्त मंत्रालय ने आज रिपोर्ट दी है कि इस अभियान के तहत सिर्फ 2 महीनों में यानी अक्टूबर और नवंबर में लगभग 2000 करोड़ रुपए की लावारिस संपत्ति उनके असली मालिकों या उनके वारिसों को लौटाई गई है। 2000 करोड़? ये लावारिस संपत्ति होती क्या है? ये पैसा आता कहाँ से है? अनक्लेम डिपॉजिट्स वो पैसा होता है जो बैंकों में पड़ा रहता है और सालों तक कोई उस पर दावा नहीं करता। नियम के अनुसार अगर कोई सेविंग या करंट अकाउंट 10 साल तक ऑपरेट नहीं होता या कोई फिक्स्ड डिपॉजिट मैच्योरिटी के 10 साल बाद भी क्लेम नहीं किया जाता, तो उस पैसे को लावारिस मान लिया जाता है। और फिर उस पैसे का क्या होता है? क्या वो सरकार का हो जाता है? नहीं, वो सरकार का नहीं होता। उस पैसे को बैंक आरबीआई के पास एक खास फंड में जमा कर देते हैं जिसका नाम है डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस DEA फंड। इस फंड का इस्तेमाल जमाकर्ताओं में जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है। लेकिन वो पैसा हमेशा असली मालिक का ही रहता है, वो चाहे जब क्लेम कर सकता है। तो लोग अपना पैसा वापस कैसे क्लेम कर सकते हैं? ये कैसे पता चलेगा कि उनका कोई पैसा लावारिस पड़ा है? इसी समस्या को सुलझाने के लिए आरबीआई ने एक सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है UDGAM पोर्टल। कोई भी व्यक्ति इस पोर्टल पर जाकर कुछ बेसिक जानकारी जैसे नाम, पैन कार्ड आदि डालकर ये पता लगा सकता है कि क्या किसी भी बैंक में उनका या उनके परिवार के किसी सदस्य का कोई लावारिस पैसा पड़ा है। ये अभियान और ये पोर्टल लोगों को अपना भूला हुआ पैसा वापस पाने में मदद कर रहा है। ये वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए एक बेहतरीन कदम है। इससे बैंकिंग प्रणाली में लोगों का विश्वास भी मजबूत होता है। निश्चित रूप से। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की ओर रुख करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता फिर से शुरू हो गई है, लेकिन माहौल थोड़ा तनावपूर्ण लग रहा है। हाँ, ये भारत अमेरिका संबंधों का एक दिलचस्प पहलू है। एक तरफ दोनों देशों के बीच रक्षा और रणनीतिक संबंध, खासकर चीन को लेकर, आसमान छू रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ व्यापार के मोर्चे पर तनातनी और खींचतान बनी हुई है। आज नई दिल्ली में अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल, जिसका नेतृत्व डेप्यूटी USTR रिक स्विट्जर कर रहे हैं, के साथ बातचीत शुरू हुई है। टकराव की वजह क्या है? अमेरिका किस बात से नाराज है? हाल ही में अमेरिका ने कुछ भारतीय सामानों पर 50% तक पारस्परिक टैरिफ लगा दिए हैं। इसके पीछे अमेरिका ने 2 मुख्य कारण बताए हैं। पहला, भारत का रूस से लगातार बड़ी मात्रा में तेल खरीदना, जिसे अमेरिका पसंद नहीं करता, और दूसरा, अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत में व्यापारिक बाधाएं, जिन्हें वो नॉन टैरिफ बैरियर्स कहते हैं। और ट्रंप ने भी कुछ कहा है? हाँ,
पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने भी भारतीय चावल पर डंपिंग का आरोप लगाते हुए भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी है। तो दोनों पक्ष इस बातचीत से क्या चाहते हैं? भारत की टॉप प्रायोरिटी क्या है? भारत का मुख्य लक्ष्य जीएसपी, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, लाभों की बहाली है। जीएसपी के तहत भारत के कई उत्पादों जैसे टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट्स को अमेरिकी बाजार में बिना किसी आयात शुल्क के प्रवेश मिलता था। कुछ साल पहले अमेरिका ने इसे खत्म कर दिया था। भारत चाहता है कि इसे फिर से शुरू किया जाए क्योंकि इससे हमारे छोटे और मध्यम निर्यातकों को बहुत फायदा होता है। और अमेरिका क्या चाहता है? उनकी क्या मांगे हैं? अमेरिका की दो मुख्य मांगे हैं। पहली, वो अपने डेयरी उत्पादों जैसे दूध पाउडर और चीज के लिए भारतीय बाजार में ज्यादा पहुंच चाहता है। और दूसरी, वो अपने चिकित्सा उपकरणों, मेडिकल डिवाइसेस जैसे स्टेंट और इम्प्लांट्स पर भारत द्वारा लगाई गई प्राइस कैपिंग से नाखुश है और उसे हटाना चाहता है। इन मुद्दों पर दोनों देशों के बीच सालों से असहमति है। तो क्या व्यापार की ये तनातनी हमारे रणनीतिक संबंधों पर असर डाल सकती है? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है और ये हमें एक कंपार्टमेंटलाइज्ड कूटनीति की अवधारणा को समझाता है। कंपार्टमेंटलाइज्ड? जी, इसका मतलब है कि दो देश अपने संबंधों के अलग-अलग हिस्सों को अलग-अलग डिब्बों में रखते हैं। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग जैसे आईसीईटी, जीई जेट इंजन डील अपने चरम पर हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि व्यापार के मोर्चे पर अमेरिका भारत को कोई रियायत देगा। व्यापारिक संबंध पूरी तरह से ट्रांजैक्शनल यानी लेन देन पर आधारित होते हैं, जबकि रणनीतिक संबंध साझा हितों पर। दोनों देश इन दोनों डिब्बों को अलग रखने की कोशिश कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में आज नोबेल पुरस्कार समारोह का भी दिन है। हाँ, आज 10 दिसंबर अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर स्टॉकहोम और ओस्लो में 2025 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया। प्रीलिम्स के लिए विजेताओं की सूची और उनका काम बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए एक एक करके सभी विजेताओं और उनके योगदान पर नजर डालते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? शांति का नोबेल पुरस्कार वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को मिला है। उन्हें अपने देश में तानाशाही के खिलाफ लोकतांत्रिक अधिकारों और शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उनके अथक और साहसी संघर्ष के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। साहित्य? लिटरेचर। साहित्य का नोबेल हंगरी के लाज़लो कृष्णाहुरकाई को उनके दूरदर्शी और दार्शनिक काम के लिए मिला है, जो अक्सर निराशा और विनाश के बीच भी कला और मानवता की शक्ति को स्थापित करता है। भौतिकी, फिजिक्स में किसे मिला? भौतिकी में यह पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवूड और जॉन एम मार्टिनेस को मिला है। उन्हें मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग की प्रायोगिक खोज के लिए सम्मान मिला है। मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग ये क्या होता है? आसान भाषा में कहें तो उन्होंने साबित किया कि क्वांटम दुनिया के अजीब नियम बड़ी चीजों पर भी लागू हो सकते हैं। ये क्वांटम कंप्यूटिंग की नींव रखने वाली एक महत्वपूर्ण खोज है। रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान का नोबेल भी 3 वैज्ञानिकों ससुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमार एम यागी को मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स यानी MOFs के विकास के लिए दिया गया है। ये MOFs क्या होते हैं? ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? MOFs बहुत ही क्रांतिकारी सामग्री हैं। आप इन्हें एक तरह का जादुई स्पंज समझिए। ये क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं जो धातु आयनों और कार्बनिक अणुओं से मिलकर बने होते हैं। इनकी खास बात यह है कि ये अंदर से बेहद झरझरे, पोरस होते हैं और इनका सतही क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, कल्पना से भी ज्यादा होता है। कितना? एक चम्मच मॉफ में एक फुटबॉल मैदान जितना एरिया हो सकता है। इसका मतलब है कि वे अपने अंदर बड़ी मात्रा में गैसों को सोख सकते हैं। इनके 2 सबसे बड़े उपयोग हैं, कार्बन कैप्चर यानी फैक्ट्रियों की चिमनियों से या सीधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखना, और दूसरा रेगिस्तानी इलाकों में हवा से पानी इकट्ठा करना, वाटर हार्वेस्टिंग। ये जलवायु परिवर्तन से लड़ने में गेम चेंजर हो सकते हैं। ये तो अद्भुत है। अब चिकित्सा। मेडिसिन में चिकित्सा का नोबेल भी 3 वैज्ञानिकों मैरी ई ब्रुंको, फ्रेड राम्सडिल और शीमन साखागुची को रेगुलेटरी टी सेल्स की खोज के लिए मिला है। रेगुलेटरी टी सेल्स? हाँ, ये हमारे इम्यून सिस्टम की पुलिस या शांतिदूत कोशिकाएं हैं। हमारा इम्यून सिस्टम हमें बीमारियों से बचाता है, लेकिन कभी-कभी वो गलती से हमारे ही शरीर पर हमला करने लगता है, जिससे ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं। ये रेगुलेटरी टी सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम को अति उत्साहित होने से रोकती हैं। इनकी खोज से गठिया और टाइप 1 डायबिटीज जैसी बीमारियों के इलाज में क्रांति आ सकती है। और अंत में अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जोएल मोकेर, फिलिप एगियन और पीटर हावर्ट को सतत आर्थिक विकास के सिद्धांत के लिए दिया गया है, जो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन यानी रचनात्मक विनाश के माध्यम से होता है।
ये सिद्धांत कहता है कि अर्थव्यवस्था तब आगे बढ़ती है जब नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पुरानी अक्षम टेक्नोलॉजी और कंपनियों को नष्ट कर देते हैं और उनकी जगह ले लेते हैं। जैसे स्मार्टफोन ने कैमरा और टाइपराइटर इंडस्ट्री को खत्म किया, लेकिन एक नई बड़ी अर्थव्यवस्था बनाई। बहुत ही ज्ञानवर्धक। अब चलते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो फिर से हमारी चुनाव प्रक्रिया से जुड़ा है। हाँ, ये टॉपिक सीधे हमारे पहले टॉपिक SIR 2025 से भी जुड़ता है और ECI की स्वायत्तता पर एक और पर्सपेक्टिव देता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने EVM की विश्वसनीयता पर एक और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। क्या है ये फैसला? सुप्रीम कोर्ट ने सुनील आहिया बनाम राजीव कुमार नाम की याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स यानी EVMs के सोर्स कोड के स्वतंत्र ऑडिट की मांग की गई थी। सोर्स कोड किसी भी सॉफ्टवेयर का दिल और दिमाग होता है, उसका मूल प्रोग्राम। कोर्ट ने याचिका को खारिज क्यों किया? क्या तर्क दिया? कोर्ट ने दो मुख्य बातें कही। पहली, याचिकाकर्ता ने ECI की अखंडता पर संदेह करने के लिए कोई कार्यवाही योग्य सामग्री, नो एक्शनेबल मटेरियल, पेश नहीं की। मतलब सिर्फ शक और अफवाहों के आधार पर इतनी बड़ी प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, कोई ठोस सबूत होना चाहिए। दूसरी, कोर्ट ने माना कि EVM का सोर्स कोड एक बेहद संवेदनशील नीतिगत मामला है और इसकी सुरक्षा कैसे की जाए, ये तय करना आर्टिकल 324 के तहत ECI के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसमें न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी। इस फैसले का क्या महत्व है? इसका संवैधानिक महत्व बहुत बड़ा है। ये न्यायपालिका के उस स्थापित रुख को और मजबूत करता है कि जब तक धांधली या कदाचार का कोई ठोस सबूत न हो, वो चुनाव प्रक्रिया के तकनीकी पहलुओं में हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये फैसला आर्टिकल 324 के तहत ECI की स्वायत्तता को बनाए रखता है और बार बार उठने वाले EVM पर निराधार संदेहों पर एक तरह से विराम लगाता है। अब पर्यावरण से जुड़ी एक खबर जो थोड़ी चिंताजनक है। हाँ, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2026 की रिपोर्ट आई है और इसमें भारत की रैंकिंग में गिरावट आई है। क्या हुआ है? हमारी नई रैंक क्या है? COP30 शिखर सम्मेलन में जारी इस इंडेक्स में भारत 13 स्थान फिसलकर 23rd स्थान पर आ गया है। पिछले साल हम टॉप 10 में थे। हालांकि हम अभी भी मीडियम परफॉर्मर की श्रेणी में हैं, लेकिन ये गिरावट एक बड़ी चेतावनी है। इस इंडेक्स के मुख्य निष्कर्ष क्या है? सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस इंडेक्स में पहले 3 स्थान इस साल भी खाली रखे गए हैं। खाली क्यों? इसका मतलब है कि दुनिया का कोई भी देश पेरिस समझौते के 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य को पूरा करने के रास्ते पर नहीं है। कोई भी देश वेरी हाई रीडिंग में नहीं है। सबसे अच्छी रैंक वाला देश डेनमार्क है, जो 4थे स्थान पर है। और भारत के प्रदर्शन के बारे में क्या कहा गया है? हमारे स्कोर कार्ड में क्या अच्छा है और क्या बुरा? भारत का कुल स्कोर 61.31 है। पॉजिटिव साइड ये है कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी के विस्तार में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। हमने अपनी कुल स्थापित बिजली क्षमता का 50%, 50% गैर जीवाश्म स्रोतों से हासिल करने का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा कर लिया है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो फिर हमारी रैंक गिरी क्यों? नकारात्मक पहलू क्या है? रैंक गिरने के पीछे 3 मुख्य कारण हैं। पहला, हमारे कुल उत्सर्जन एब्सोल्यूट एमिशंस अभी भी बढ़ रहे हैं। हम दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाला देश हैं और हमारी ऊर्जा की जरूरतें बढ़ रही हैं। दूसरा, सरकार नए कोयला ब्लॉकों की नीलामी कर रही है। और तीसरा, भारत ने कोयले के इस्तेमाल को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने, फेज आउट के लिए कोई निश्चित सीमा नहीं दी है। हम फेज डाउन की बात करते हैं, फेज आउट की नहीं। इन वजहों से हमारी रैंकिंग पर असर पड़ा है। तो ये एक तरह का विरोधाभास है। हम नवीकरणीय ऊर्जा में दुनिया के लीडर बन रहे हैं, लेकिन कोयले पर हमारी निर्भरता अभी भी बहुत ज्यादा है और यही हमारी रैंकिंग को नीचे खींच रहा है। बिल्कुल, और यही भारत की विकास की दुविधा है। ऊर्जा सुरक्षा और विकास की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन से भी लड़ना। चलिए, अब आज के सभी टॉपिक्स का एक त्वरित रिवीजन करते हैं हमारे प्रीलिम्स फैक्ट सेक्शन में। जरूर। पहला फैक्ट, दीपावली को 2025 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। भारत में इसकी नोडल एजेंसी संगीत नाटक अकादमी है। दूसरा, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स यानी MOFs इस साल के नोबेल केमिस्ट्री का विषय है। ये कार्बन कैप्चर और जल संचयन जैसे कामों के लिए उपयोग किए जाते हैं। तीसरा फैक्ट, रेगुलेटरी टी सेल्स इस साल के नोबेल मेडिसिन का विषय है। ये कोशिकाएं हमारे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करती हैं और ऑटो इम्यून बीमारियों को रोकती हैं। चौथा, बॉयलर्स बिल 2024 छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करता है और इसका मुख्य फोकस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना है। पांचवा फैक्ट, आर्टिकल 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज की गारंटी देता है। और छठा, UDGM पोर्टल
ये आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल है जिस पर आप बैंकों में पड़ी अपनी लावारिस जमा राशि खोज सकते हैं। बहुत बढ़िया। ये सभी फैक्ट्स प्रीलिम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अब आते हैं हमारे मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन सेक्शन पर। आज हमारे पास 2 सवाल हैं। पहला सवाल जीएस पेपर 2 पॉलिटी से है। प्रश्न है, चुनावी सूची की शुद्धता एक निष्पक्ष चुनाव के लिए एक अनिवार्य शर्त है। हाल के विशेष गहन संशोधन SIR 2025 के आलोक में चुनावी सटीकता बनाए रखने की चुनौतियों पर चर्चा करें, साथ ही यह सुनिश्चित करें कि यह प्रक्रिया कमजोर वर्गों के मताधिकार हनन का कारण न बने। इस उत्तर की रूपरेखा क्या होनी चाहिए? एक अच्छा आंसर कैसे लिखें? इसकी रूपरेखा बहुत स्पष्ट हो सकती है। इंट्रोडक्शन में आप TN स्टेशन का जिक्र कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कैसे इलेक्टोरल रोल की प्यूरिटी एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन की फाउंडेशन है। फिर आप SIR 2025 का संदर्भ दें। और बॉडी में? बॉडी में 2 हिस्से बनाएं। पहले हिस्से में SIR जैसे अभ्यास की जरूरत क्यों है, इसके पक्ष में तर्क दें, जैसे लेगेसी एरर्स को हटाना, गोस्ट वोटर्स को खत्म करना, वन नेशन वन इलेक्टोरेट की दिशा में एक कदम। दूसरे हिस्से में चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा करें। किन चुनौतियों पर? इसमें 3 बिंदु जरूर होने चाहिए। पहला, प्रशासनिक चुनौती, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज, जिसमें आप BLOs की सुरक्षा और राज्य सरकारों के असहयोग का मुद्दा उठाएं। दूसरा, समावेशी चुनौती, इंक्लूजन चैलेंज, जिसमें आप लेगेसी लिंकेज और डिसएनफ्रेंचाइजमेंट के जोखिम की बात करें। और तीसरा, राजनीतिक चुनौती, पॉलिटिकल चैलेंज, जिसमें ECI की निष्पक्षता पर उठते सवालों का जिक्र हो। और कंक्लूजन कैसा होना चाहिए? कंक्लूजन में आपको एक बैलेंस्ड वे फॉरवर्ड देना होगा। आप कह सकते हैं कि ECI को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे AI पावर्ड डी-ड्यूप्लिकेशन, और पूरी प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट बनाना होगा। एक मजबूत ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाना होगा और सबसे जरूरी पॉलिटिकल कंसेंसस बनाने की कोशिश करनी होगी। बहुत बढ़िया। अब दूसरा सवाल जो GS पेपर 3 एनवायरनमेंट से है। प्रश्न है, नवीकरणीय ऊर्जा के तेजी से विस्तार के बावजूद क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2026 में भारत की रैंक गिर गई है। इस विरोधाभास के पीछे के कारणों का विश्लेषण करें और भारत के जलवायु प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत उपाय सुझाएं। इसका उत्तर कैसे फ्रेम करेंगे? इंट्रोडक्शन में आप सीधे CCPI 2026 की रिपोर्ट के फैक्ट से शुरू करें। भारत की रैंक 23वीं और ये विरोधाभास कि हम रिन्यूएबल्स में अच्छा कर रहे हैं फिर भी रैंक गिरी है। बॉडी में पहले विरोधाभास को समझाएं, यानी रिन्यूएबल्स और एनर्जी यूज में हाई रेटिंग, लेकिन GHG एमिशंस और क्लाइमेट पॉलिसी में लो रेटिंग। ओके। फिर रैंक गिरने के कारणों का विस्तार से विश्लेषण करें। कोयले पर निरंतर निर्भरता, एब्सोल्यूट एमिशंस का बढ़ना और फेज आउट की कोई डेडलाइन न होना। और नीतिगत उपायों में क्या सुझा सकते हैं? नीतिगत उपायों में आप 3-4 ठोस सुझाव दे सकते हैं। पहला, कोयला क्षेत्रों के लिए एक जस्ट ट्रांजिशन पॉलिसी बनाना ताकि वहां के लोगों की आजीविका प्रभावित न हो। दूसरा, ग्रिड स्केल बैटरी स्टोरेज और पंप्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देना ताकि रिन्यूएबल से 24/7 बिजली मिल सके। तीसरा, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को तेजी से लागू करना। और चौथा, कार्बन मार्केट को और मजबूत बनाना। कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि भारत का एनर्जी ट्रांजिशन दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे जटिल है और इसे सफल बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर महत्वपूर्ण है। ये दोनों ही मॉडल उत्तर रूपरेखाएं बहुत उपयोगी हैं। अब समय है आज के ज्ञान को परखने का, हमारे क्विज सेक्शन में। मैं तैयार हूं। पहला प्रश्न, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. दीपावली को 2025 में इस सूची में अंकित किया गया था। 2. संगीत नाटक अकादमी भारत के लिए नामांकन डोजियर तैयार करती है। 3. ICH समिति के 20वें सत्र की मेजबानी पेरिस में की गई थी। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? A. केवल 1, B. केवल 1 और 2, C. केवल 2 और 3, D. 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है B. केवल 1 और 2। कथन 3 गलत है क्योंकि इस सत्र की मेजबानी पेरिस में नहीं बल्कि नई दिल्ली के लाल किले में की गई थी और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान था। कथन 1 और 2 पूरी तरह से सही है। बिल्कुल सही। दूसरा प्रश्न, संसद द्वारा पारित बॉयलर्स बिल
2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. उद्योगों में कोयले से चलने वाले बॉयलरों के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना। बी. छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना। सी. बॉयलर विनिमयन की सारी शक्ति केंद्र से छीनकर राज्यों को दे देना। डी. औद्योगिक सुरक्षा के लिए एक नया अर्धसैनिक बल स्थापित करना। इसका सही उत्तर है बी। इस बिल का मुख्य फोकस छोटे मोटे अपराधों को डीक्रिमिनलाइज करना है ताकि उद्यमियों को इंस्पेक्टर राज से मुक्ति मिले। इसका उद्देश्य सुरक्षा मानकों को मजबूत करना भी है, न कि उन्हें कमजोर करना। शानदार। तीसरा प्रश्न, 2025 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नोबेल पुरस्कार विजेता उनके योगदान के साथ सही ढंग से मेल खाता है? ए. मारिया कोरिना मचाडो, भौतिकी, क्वांटम टनलिंग। बी. लाज़लो क्रास्नहोरकाय, शांति, लोकतांत्रिक अधिकार। सी. ओमार एम यागी, रसायन विज्ञान, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। डी. जोएल मॉक्योर, चिकित्सा, नियामक टी कोशिकाएं। सही मिलान है सी. ओमार एम यागी, रसायन विज्ञान, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। वो मोफ्स के 3 विजेताओं में से एक हैं, बाकी सब गलत हैं। मचाडो को शांति के लिए, क्रास्नहोरकाय को साहित्य के लिए और मुक्यूर को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल मिला है। एकदम सही। चौथा प्रश्न, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI किसके द्वारा जारी किया जाता है? ए. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। बी. जलवायु परिवर्तन पर अंतरसरकारी पैनल IPCC। सी. जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क CAN। डी. विश्व आर्थिक मंच WEF। इसका सही उत्तर है सी। CCPI किसी सरकारी संस्था द्वारा जारी नहीं किया जाता, बल्कि ये 3 इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है। और आज का आखिरी 5वां प्रश्न, चुनावी सूचियों के विशेष गहन संशोधन SIR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ये चुनाव आयोग द्वारा हर साल किया जाने वाला एक नियमित अभ्यास है। 2. इसमें मतदाताओं का घर घर जाकर सत्यापन शामिल है। 3. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में BLOs की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की तत्काल तैनाती का निर्देश दिया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. केवल 2 और 3, डी. 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है बी. केवल 2। कथन 1 गलत है क्योंकि SIR एक विशेष संशोधन है, पिछली बार 2002 में हुआ था। ये वार्षिक समरी रिवीजन नहीं है। कथन 2 सही है, यही इसकी खासियत है। कथन 3 भी गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने अराजकता की चेतावनी दी है और ECI से रिपोर्ट मांगी है, लेकिन अभी तक केंद्रीय बलों की तैनाती का सीधा आदेश नहीं दिया है। बहुत खूब। तो ये था आज का हमारा विस्तृत विश्लेषण। चलिए आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले मुख्य बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। आज की सबसे बड़ी चर्चा SIR 2025 के संकट पर रही, जिसमें चुनावी शुचिता और मताधिकार हनन के बीच का तनाव साफ दिखा। दूसरी ओर भारत के लिए गौरव का क्षण था जब दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया, जो हमारी सॉफ्ट पावर को दिखाता है। अर्थव्यवस्था में माइक्रोसॉफ्ट के 17.5 बिलियन के ऐतिहासिक निवेश ने भारत की AI और डेटा सॉवरेनिटी में एक नया अध्याय जोड़ा, और CCPI में भारत की रैंकिंग में गिरावट ने हमें याद दिलाया कि जलवायु परिवर्तन की लड़ाई में रिन्यूएबल्स पर काम करने के साथ साथ कोयले से दूरी बनाना भी उतना ही जरूरी है। आज की मेहनत कल की कहानी बदल देगी। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक्स, शेयर और कमेंट जरूर करो, और सब्सक्राइब करो सुन लो UPSC को। 299 रुपये मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस लो।